बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि व शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जनाब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, ये इस ऐवान में मेरी 7वीं कंटिन्यूस बजट स्पीच है। माजी में काफ़ी हालांकि मैं इकनॉमिक्स का आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश की। आज मैं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसी बात करूँ कि जो हमारी यूथ है और जो हमारी नौजवान हैं, जो नौजवान नस्ल है जो हमारे बाद आ रही है, कि हम कोशिश करें कि उनको बताएं कि इस मुल्क का वे फॉरवर्ड क्या है। हमसे गलतियां भी हुई हैं, लेकिन सारा अंधेरा भी नहीं है। वे फॉरवर्ड देना इस ऐवान का काम है। मैं उन लोगों में से नहीं जो मैं ये कहूँ कि माजी में जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने सिर्फ तबाह किया है। कोशिशें हुई हैं, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा और मैं लंबी बात भी नहीं करना चाहता। माजी के धुंधलकों में अगर आप आंखें बंद करके झांकें तो आपके कानों में आवाज़ें आएंगी कि बन के रहेगा पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान। आवाज़ें आती हैं, कानों में आवाज़ें आती हैं। जब आप किताब उठा के देखते हैं आपके कानों में आवाज़ें आती हैं। पूरे हिंदुस्तान के तुलो अर्ज से लोग जोक दर जोक आ रहे हैं लाहौर मिंटो पार्क, और वहाँ पे करारदाद लाहौर पेश होनी है। और वहाँ उम्मत मुस्लिमा का एक अजीम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी तस्वीर कासिम साहब आपके पीछे मौजूद है, उन्होंने उसको प्रिजाइड करना है, उन्होंने उसको कन्वीन करना है। मुझे इस बात पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे, मेरे दादा पीर मोहम्मद खान भी जब उस ज़माने में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में थे, मेरे मर्दान डिस्ट्रिक्ट से काफिलों के साथ वो लेके गए, वहाँ उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। मैं इस बात पे खुश हूँ कि उन पुरखों ने जिन्होंने ये मुल्क बनाया था, आज उनके पोते और नवासे यहाँ पे इकट्ठे हैं। हम इस मुल्क को बनाने का अहद करते हैं। कासिम सूरी साहब, वहाँ इस उम्मत मुसलमाना ने हिंद ने फैसला किया कि हम एक मुल्क बनाएंगे, हम एक मुल्क बनाएंगे। 1350 साल बाद उन्होंने फैसला किया उस रियासत की तर्ज पे जिस रियासत का नाम रियासत मदीना था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रियासत की बुनियाद डाली, लोगों ने वहां बैत की मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ पे कि हम वो मुल्क बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि नजरे की बुनियाद पे भी एक मुल्क बन सकता है। और फिर जब करारदाद लाहौर पास हुई, 1 साल बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को स्पीच फरमा रहे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया जो इस ऐवान में मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब मेरे से कोई बात अल्लाह अच्छी कहलवाना चाहता है, अमूमन आप सामने बैठे होते हैं। पिछले साल मेरी सूद पे जो बजट स्पीच थी, आप तशरीफ फरमा थे, तो कायद आज़म ने फरमाया कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उस पाकिस्तान का तर्ज हुक्मरानी क्या होगा। मैं कौन होता हूं पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला? यह फैसला तो 1300-1400 साल पहले हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। मुझे खुशी है कि 75 या 72 या 73 साल बाद इस हफ्ते पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि BA BSc की डिग्री उसी को मिलेगी BE की जामियात से जो कुरान बतर्जुमा पढ़ेगा। देर आयत दुरुस्त आयत। मैं तवक्को करता हूँ, मेरी डिमांड है अपनी हुकूमत से भी, मैं तजवीज़ भी पेश करूँगा काबीना में भी जनाब वज़ीर आज़म साहब को, कि ये जो फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है इसको हम मरकज़ में, पख्तूनख्वा में और उसके साथ साथ बलोचिस्तान में और सिंध के वज़ीर आला साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी उसको उधर लागू करें। क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिन्होंने खुतबा इलाहाबाद दिया, जो पाकिस्तान के जिनकी सोच की बुनियाद पे कायद आज़म जो है उन्होंने पाकिस्तान बनाया, कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारक कुरान होकर। 27 रमजान को जो मुल्क जनाब डिप्टी स्पीकर साहब बना अल्लाह के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, जब तक कुरान पे नहीं चलाएंगे नहीं चलेगा लॉर्ड मैकाले के कानून पे ये मुल्क। दुरंगी छोड़ यकरंग हो जा। अपने आप को कह रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा। और अपने यूथ को यह मैसेज देना चाहता हूं, अपने बेटे उस्मान को और उसके जैसे बेशुमार बच्चों को, उमर को,
अली को, हुसैन को, सबको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि दो रंगी छोड़, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। छोड़ दो कि अली मोहम्मद और कासिम सूरी क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इस मुल्क के लिए तुम्हारा क्या रोल है। अगर तुम एक छोटे से क्लर्क भी हो तो क्या तुम्हारे दफ्तर से, तुम्हारी मेज से फाइल जो है वो बगैर वसूली की जाती है कि नहीं। अपनी मेज की हद तक तो इंसाफ करो, अली मोहम्मद अपनी वजारत की हद तक तो इंसाफ करो, कासिम सूरी साहब अपनी कुर्सी की हद तक तो इंसाफ करो, और इमरान खान साहब अपनी कुर्सी की हद तक इंसाफ करो। क्योंकि अल्लाह इमरान खान से भी पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, कासिम साहब मुझसे भी पूछेगा, और उनसे भी पूछेगा जो पाकिस्तान का ये हाल करके चले गए। मुल्क तो बन गया, जिंदगी ने वफा ना की, इसमें भी कोई हिकमत है। शायद अल्लाह चाहता था कि कायद आज़म इज्जत से चले जाएं। जाते जाते डायरेक्शन देंगे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसमें से एक बात पे भी हमने अमल नहीं किया। ईमान, तंजीम, इत्तेहाद, किस पे हमने अमल किया। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, हमारे मौलाना साहब ने सूद के निजाम पे बात की। आप आज ये बात करते हैं, मैंने पिछले साल भी ये बात की, 2013 की अपनी बजट स्पीच में भी ये बात की, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बना, इस आदमी ने भी ये बात की थी, और उस जबान में बात की थी जिन लोगों को वो जबान समझ आती है। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने स्पीच के लिए फरमाया, कैश एंड वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन डिवाइजिंग द बैंकिंग प्रिंसिपल्स, द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स according to the economic principles of Islam। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अली मोहम्मद यहां से सवाल करता है, 72-73 साल से यू फेल्ड कायद आजम। रियासत पाकिस्तान से ये सवाल आज इस ऐवान से उठता है, 72-73 साल से कायद आजम की बात पे अमल नहीं हुआ। सूदी निजाम से निकलने का हुक्म अल्लाह ताला देता है, जब तक सूदी निजाम से नहीं निकलेंगे 50,000 बजट और लेके आए, इसी तरह हम रुलते रहेंगे। लेकिन हमने उसको तो छोड़े। मुल्क का निजाम कैसा होगा, इस पे भी बताया उन्होंने। वो क्या कहते हैं, मेरा अपना ही एक टूटा फूटा मेरे टूटे फूटे शेर हैं कि हाँ आज फिर जीने को मन करता है। उधर अपोजिशन में खड़े होकर बोलता था, कुछ करने को मन करता है। हाँ आज फिर जीने को मन करता है। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ करने को मन करता है। वो जुल्फ की घनी छांव, वो आंचल का लहराना, वो थोड़ा सा मुस्का के फिर आंख का चुराना, पर जुल्म के अंधे साहिल में, बदहाली के इस आलम में कुछ करने को मन करता है। हाँ फिर जीने को मन करता है। काश मैं लौटा पाऊं नन्हे नन्हे हाथों को वो कलम का पकड़ना और मट्टी का खिलौना। कायद आज़म ने 1948 में सिबी दरबार में ये बात की, वल्लाह बलोचिस्तान हमारे दिल के अंदर है। जिसने बलोचिस्तान से कोई भी ज्यादती की है वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं, जिससे ट्राइबल्स को उनका हक नहीं दिया वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं। इंशाल्लाह इमरान खान करेगा। माजी में आप लोगों ने, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर साहब यहां मौजूद है, मैं नहीं कहता कि मियां साहब ने कोशिश नहीं की होगी, नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज वक्त आ गया है कि हम माजी के उन चीजों से सबक सीख के आगे जाएं। जब सिब्बी दरबार में कायद ने फरमाया, अंग्रेजी में उनकी स्पीच है, थोड़ा सा उसका हिस्सा मैं बार बार कम से कम 4-5 बार यहां बोल चुका हूं। वो कहते हैं कि इट इज माई फर्म बिलीफ that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. क्या फरमाते हैं, मफहूम ये है, मेरा ये पक्का ईमान है। कायद फरमाते हैं आज तक उस पे हमने अमल नहीं किया सर। मेरा ये पक्का ईमान है कि हमारी असल निजात तब होगी जब इस्लाम के उन सुनहरी उसूलों पे अमल करें जो इस्लाम के सबसे बड़े कानूनदान मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए। वो चले गए, ना हमने आईन दिया, ना हमने इस मुल्क को कोई निजाम दिया। जिस अंग्रेज से इस मुल्क को आजाद किया था उसी की बोली बोल के फख्र करते रहे, उसी का लिबास पहन के फख्र करते रहे, उसी के निजाम को चलाते रहे। फर्क सिर्फ ये आया कि व्हाइट से ब्राउन साहब की तरफ चले गए। हाँ अच्छा दौर भी आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तरबेला डैम बना, मंगला डैम बना, लेकिन आधा मुल्क भी तो गवाया। हाँ बीच में हमें लीडर्स भी मिले। हाँ भुट्टो साहब आए, 73 का आईन दिया, गरीब के मुंह में जबान थी उसको आवाज दी। पहली बार पाकिस्तान की आईन में
इस्लामी दफात आए और कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया। किसी की हिम्मत नहीं थी ये बात उस जमाने में करने की। हाँ, हमारे अच्छे एपिसोड्स भी आए, हमने तरक्की भी की। वो मुल्क जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सलाम है उन सपूतों को जो रात के अंधेरों में मेहनत करते रहे। सलाम है डॉक्टर कदीर आपको, भुट्टो साहब आपका भी उसमें रोल है, गुलाम इसाक खान आपका भी उसमें रोल है, जनरल ज़ियाउल हक आपने भी उसको संभाला दिया, आपने उसको बचाया, और नवाज शरीफ साहब के दौर में धमाके भी हुए, सबका उसमें क्रेडिट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसको आगे हम उस कामयाबियों को लेके चले? मैंने तो जब शऊर की आंख खोली जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने तो लोगों को लड़ते देखा, मैंने तो इदारों को तबाह होते देखा, मैंने तो करप्शन होती देखी, नौकरियां बिकती देखी, इज्जतें लुटते देखी। मैंने तो ये देखा कि किसी दफ्तर में बगैर सिफारिश के काम नहीं होता। मैंने तो पाकिस्तान बनने के 70 साल बाद भी अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियां लेके फख्र करते देखा। 70 साल में एक जामिया नहीं बना सके हम। वे फॉरवर्ड क्या है? इसी तरह लड़ते मरते रहेंगे। सूरी साहब, मैं इमरान खान साहब की सियासी जमात में आने से पहले ही उनसे एज ए लीडर आई यूज्ड टू लाइक हिम। मैं क्यों आया इमरान खान साहब के साथ? मैं सिर्फ इसलिए आया, इस्तिखारा करके आया, और इसलिए आया कि मैं अपने आप से इंसाफ करना चाहता था कि जब मुझसे, जब कासिम सूरी आपसे, जब मेरे दोस्तों से, अमजद साहब आपसे, हमसे जब हमारे बच्चे पूछे कि जब पाकिस्तान का ये सत्यानाश हो रहा था, जब पाकिस्तान तबाह हो रहा था, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे? हम अपने हिस्से का बोझ उठाने आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जुल्म का खात्मा हो। अगर भुट्टो साहब को क्रेडिट जाता है 73 के आईन का, अगर मियां साहब क्रेडिट लेते हैं मोटरवेज का, जो जाता है उनको, पाकिस्तान में मोटरवेज का कॉन्सेप्ट लेके आए, पाकिस्तान की सियासत में इंसाफ की बात की इमरान खान ने, वो यूं जो सियासत बदल दी उनको लेके आए। पाकिस्तान में करप्शन के निजाम के खिलाफ उन्होंने एक आवाज उठाई। कितने कामयाब हुए वक्त बताएगा। इस ऐवान में मेरी तकरीर से उनके मस्बत बात या आपकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से उनकी मनफी बात साबित नहीं करेगी। वक्त साबित करेगा कि कितना हमने इंसाफ किया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अपने लोगों से इत्तेदा की। बाकी अल्लाह हमें तौफीक दे। मैं ये समझता हूं अब वक्त आ गया है कि मैं कौम की तरह अपने नौजवान नस्ल को आगे की डायरेक्शन दें। और आगे की डायरेक्शन क्या है? यूनिवर्सिटी स्टेडियम लाहौर में जब कायद आज़म ने यूथ को स्पीच करते हुए फरमाया, ये वही स्पीच है जिसके एंड में वो कहते हैं कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। उसके बीच में यूथ को कहते हैं कि यू मेड ऑफ अ स्टर्लिंग मटेरियल, यू आर सेकंड टू नन। उसी स्पीच में वो कहते हैं कि मुसलमान मौत से नहीं डरता। उसी स्पीच में कायद आज़म कहते हैं कि बेहतरीन जिंदगी वो है जिसकी मौत शहादत की हो। उठा के देखें, ये किसी मस्जिद के इमाम की नहीं, पाकिस्तान के कायद आज़म की स्पीच है जिसको हमसे छुपाया गया। ना सऊदी निज़ाम से निकले, ना उस वासना की तरफ गए, ना कुरान के निज़ाम पे मुल्क को चलाया, ना उनकी तालीमात को लोगों को बताया। आज फलस्तीन में, खासकर कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके बारे में अपने सोचना होगा, लेकिन उसके लिए मजबूत पाकिस्तान चाहिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। हाँ, आज हमने पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट के 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर तक लेके आए। पाकिस्तान का पहला नॉन टैक्स बजट हमने दिया है। हाँ, 5000 अरब के कर्जे हमने दिए हैं। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि 6000 से 30,000 अरब तक भी कर्जे पहुंचे, किसने पहुंचाए? ये सवाल यहां पे मौजूद है कि जब 1988 में बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा को हुकूमत मिली, उसके बाद 1999 तक मियां साहब की जब दूसरी हुकूमत चल रही थी, उस दौर में, और उसके बाद जब मुशर्रफ की हुकूमत 2008 में खत्म हुई, पाकिस्तान बनने से मुशर्रफ की हुकूमत के अख्तिताम तक सिर्फ 6000 अरब का कर्जा था जो 30 तक पहुंचा। मेरा सवाल यहां पे यह है कि वो स्टील मिल 60 की दहाई में, वो हमारा PIA जो दुनिया के लिए एक मिसाल था, वो स्टील मिल जिसको लोग कॉपी कर रहे थे, वो स्टील मिल की तबाही कौन थे? किसने वहां पे सियासी भर्तियां की? किसने पाकिस्तान एयरलाइन को नौकरियां देने की जगह बनाई? नौकरियां देने की नहीं, अवाम को सहूलत देने की जगह थी। आज हमारी जिम्मेदारी है कि PIA को रिवाइव करें। हम इस चीज का वोट लेके आए हैं, हमने इसको चलाना है, स्टील मिल को हमने बेहतर करना है, लेकिन हमने इसको मिलकर करना है। आज कोरोना का मसला है, आज सबने मिलकर इस कोरोना के खिलाफ जिहाद करना है। महीने 2 महीने में हम इससे निकल जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मैं ये समझता हूं ये जो बजट सेशन चल रहा है, मेरे ख्याल में इसकी असल अफादियत तब होगी जब ये बजट सेशन, हम बजट पास होने से कम 2 महीने पहले हम इसको स्टार्ट करें। यहाँ तमाम मेंबरान से हम उनसे ओपिनियंस लें, उनके हल्के के मसाइल, जैसा भी एक मौलाना साहब ने बात की है, ये उनकी बात अपोजिशन के मेंबर हैं, लेकिन उनकी बात उनके इलाके का लात तुरबत की, उस इलाकों की, बलोचिस्तान के अवाम की आवाज इधर पहुंची है।
लिए अब हम पे लाजिम है कि उसके लिए कुछ करें। अल्लाह हमसे पूछेगा, हमने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को आखिरी जी बस 2 मिनट दे दें। मैं समझ रहा हूं कि वक्त महदूद है। मैं ये समझता हूं हमारे पास ज़ाय करने को वक्त नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हमने अपने प्रायोरिटीज़ दुरुस्त करनी है। हमसे गलतियां हुई हैं। इमरान खान साहब तकरीबन हर स्पीच में नौजवानों को कहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, सबसे बड़े लीडर हैं। हमने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में उस हसना को लेके आना होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लोगों को बतानी होगी। मदीना की रियासत का वो कॉन्सेप्ट जो 1450 साल पहले आया, जिसकी इब्तिदा 1947 में हुई, उस मदीना की रियासत की बात आज अगर इमरान खान साहब करते हैं, मैं ही समझता हूं हम लाख कमजोर सही, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बशमूल अपोजिशन, बशमूल उलमाए कराम कि वो बात जो आप मेंबर और मस्जिद से करते थे, आज मुल्क के वजीर आजम की जबान पर अल्लाह ने जारी कर दी कि इसको मदीना की रियासत की तर्ज पे बनाएं। आज यहां पे आए, डिबेट करें इस ऐवान में। सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट ये है, इस मुल्क को उस नहज पे चलाने के लिए हमने क्या करना होगा, मदनी रियासत के लिए क्या करना होगा, इंसाफ के निजाम को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा। क्या आज डिप्टी स्पीकर साहब, आपके घर का गरीब आदमी इंसाफ के लिए अदालत जा सकता है, इलाज के लिए अस्पताल जा सकता है? क्या वो तालीम के लिए सरकारी इदारे में जा सकता है? जिसका बस चलता है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है, जिसका बस चलता है अपनी बूढ़ी माँ को जो है वो सरकारी अस्पताल में नहीं प्राइवेट में लेके जाता है। इन चीजों पे हमें मिलकर सोचना होगा। हमें वाटर पॉलिसी बनानी होगी, चार्टर्स बनाने होंगे। वाटर पे, एग्रीकल्चर पे जमींदार तबाह है। मैं खुद एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, जमींदार तबाह है। सिर्फ यहां पे बात हो, जमींदार के लिए कुछ करना होगा, किसान के लिए कुछ करना होगा, मजदूर के लिए हकीकी मानों में कुछ करना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस बात पे मैं अख्तिताम करता हूं कि आपस की लड़ाइयां भी लड़ें, लेकिन इसका जरूर सोचें कि आपस में लड़ते लड़ते इस पाकिस्तान को उस जगह पे ना पहुंचा दें जिससे फिर उठाने के लिए आपके और मेरे बच्चों को एक और जिद्दजहद करनी पड़े। इस वक्त हमारे पास मौका मौजूद है। आए, इस पाकिस्तान को मिलकर मजबूत करें। सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी ना बनाएं, सियासी इख्तलाफ को इख्तलाफ रखें। बाकी पाकिस्तान तब आगे जाएगा जब सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर मिलकर आगे जाएंगे। और तब तक हमारा ख्वाब पूरा नहीं होता जब तक वो 80 साल बूढ़ा जब वहां बैठ के वो बुजुर्ग अली गिलानी जब कैलाबाद में एक मलंग आदमी जो कहता था, वो कहता था ना कि मैं जंगल में बैठा मलंग तो मैं याद आऊंगा। जो मैं बात करता हूं कि वो वक्त आ रहा है जब पाकिस्तान इस्लामाबाद की हां और ना में दुनिया की हां और ना होगी। आए, पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर तो है, हम इसको इंटेलेक्चुअल, टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल सुपर पावर बनाएं। अगर इसराइल कर सकता है, सिर्फ 60-70 लाख की आबादी है, पेशावर से कम आबादी है, हम 22 करोड़ दुनिया को बता नहीं सकते कि हम कौन सी कौम है। हम बता सकते हैं इन शेरों के साथ जो मैंने पाकिस्तान की चौक में एक बूढ़ी माँ के लिए लिखे थे। थोड़े से मुझे याद रह गए, कमी बेशी जो है वो अल्लाह माफ करे। पाकिस्तान भी हमारी माँ है कासिम सूरी साहब, इसलिए इस पाकिस्तान को डेडिकेट करते हैं। जो बूढ़ी माँ जो चौक पे बैठी वो सवाल करी थी, उसके लिए मैंने लिखे कि मेरे देश की बूढ़ी माँ, मेरे देश की बूढ़ी माँ चौक पे बैठी थकी थकी सी। मेरे देश की बूढ़ी माँ चौक पे बैठी थकी थकी सी, आंखें खाली चेहरा फीका, रंग उड़ा उड़ा सा। आते जाते लोग कुछ जाने कुछ अनजाने से, आते जाते लोग कुछ जाने कुछ अनजाने से। माफ कर ओ बुढ़िया एक बोला, दूजा चुपचाप गुजर गया। खड़ी की खड़ी रह गई मेरे देश की बूढ़ी माँ। किसी से नहीं, मुझसे अल्लाह पूछेगा। 100 नामों के नीचे तुम्हें खड़ा कर दिया, गाड़ी पे पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। तुमने मेरे मुल्क का 27 रमज़ान पे बने हुए मुल्क के लिए क्या किया, जो मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना था। आपस की छीना झपटी की, आपस में एक दूसरे से लान तान किया, या दिल जमी से अपने हिस्से का बोझ उठाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।